Hello everyone, welcome to WowIS. Today we'll see our current affairs module for 14th of May. Okay, if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel and press the bell icon. The contents PDF will be posted on our Telegram channel, whose link will be posting on the description box. So first of all, I would like to tell you about ACAD initiative of WowIS, which is a question a day. इसमें बेसिकली आप पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक का कोई भी एक क्वेश्चन अपने हिसाब से चूज़ करें, उसका आंसर लिखें और रोज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिए। उसका इवैल्यूएशन हमारी एक्सपर्ट टीम फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो 14 मई का हमारा न्यूज़ कंटेंट है वो कंटेंट ये है आपके सामने। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। ओके, सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ट्रेडिशनल सीडिंग और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं डीएसआर के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ओके, फिर हमारा आएगा पैलिएटिव केयर। व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ये किया जाता है और कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे एक ओपेड, अ प्लान टू रिवाइव द ब्रोकन इकोनॉमी। ओके, क्या क्या सजेशंस हैं इस ओपेड में, वील सी दैट। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईसीएमआर ने पार्टिसिपेट किया है ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल्स ऑफ WHO। इसमें वेरियस मेडिसिन्स का ट्रायल हो रहा है, तो वो मेडिसिन हम देखेंगे और उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ जो अगला टॉपिक है वो है CSIR एंड आयुष मिनिस्ट्री ने क्लिनिकल ट्रायल्स चालू की हैं 4 आयुर्वेदिक ड्रग्स के, तो वो हम चारों ड्रग्स देखेंगे, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वो देखेंगे। फिर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट किसने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसकी क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं, वी विल सी अबाउट दिस। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और द IBGs। सो व्हाट आर IBGs? सी, आर्मी ने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज अप्लाई किए हैं, उनमें से एक है IBGs। सो व्हाट इज़ IBG? IBG क्या है? ब्रिगेड साइज्ड सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन है विच कैन स्विफ्टली लॉन्च स्ट्राइक्स इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज़। अगर कोई भी अटैक होता है तो हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ईच IBG would be tailor made based on 3 T's. What are these 3 T's? It's threat, terrain and tasks. तो इनके लिए टेलर मेड है। जो डेजर्ट के लिए जो आपका IBG है that will be different from the IBG for the mountains. Okay, now हम में से बहुत लोग आर्मी फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो लेट मी टेल यू। जो सबसे बड़ा फॉर्मेशन होता है आर्मी का उसको कहते हैं हम कमांड। कमांड के बाद आता है हमारा कॉर्प्स, फिर आता है ब्रिगेड, ब्रिगेड के बाद आती है बटालियन, बटालियन के बाद आती है कंपनी, कंपनी के बाद प्लेटून एंड प्लेटून के बाद सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये स्मॉलेस्ट फॉर्मेशन होता है और जो कमांड है वो लार्जेस्ट फॉर्मेशन होता है। हमारे यहाँ 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, 6 ऑपरेशनल कमांड्स। ओके, नाउ कॉर्प्स में 1 से 3 ब्रिगेड्स होती हैं, तो ये 1 से 3 ब्रिगेड को ही हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो इट्स अ ब्रिगेड साइज्ड सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन एज आई टोल्ड यू। ओके, नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है होलिस्टिक इंटीग्रेशन टू इन्हेंस द ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ानी है, ऑप्टिमाइज बजट एक्सपेंडिचर और फैसिलिटेट फोर्स मॉडर्नाइजेशन। ओके, ना स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जैसे कि मैंने बताया कमांड इज द लार्जेस्ट स्टैटिक फॉर्मेशन और कॉर्प्स जो होता है वो लार्जेस्ट मोबाइल फॉर्मेशन होता है। उसमें 3 ब्रिगेड्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इन तीनों ब्रिगेड्स को ही IBGs में कन्वर्ट किया जाएगा। अब IBGs की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, पार्लियामेंट अटैक हुआ था हमारा 2000 में, उसके बाद इंडियन आर्मी ने
मोबिलाइजेशन शुरू किया, लेकिन बहुत अंदर की साइड थी आर्मी, तो उसको मोबिलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो उससे हमारा जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो चला गया। नाउ इसके बाद आर्मी ने एक नया डॉक्ट्रिन निकाला जो कि है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इसमें हम रैपिडली मोबिलाइज़ करते हैं और ऑफेंसिव में चले जाते हैं, ओके, स्विफ्ट मोबिलाइजेशन। तो इसके बाद पहले आर्मी एक्नॉलेज नहीं करता था कि हमारा कोई भी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, बट जनरल रावत ने इसको एक्नॉलेज किया, हाँ भाई हमारा एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है जिसमें हम स्विफ्ट मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारे IBGs को फॉर्म किया गया है। ना जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज के लिए वो है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ओके। सो व्हाट इज़ डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस? डायरेक्ट सीडिंग दो तरीके होते हैं बेसिकली, एक होता है ट्रांसप्लांटिंग और दूसरा होता है डायरेक्ट सीडिंग। सो जो ट्रांसप्लांटिंग है हमारा वो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। इसमें क्या होता है, पहले हमको नर्सरीज प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, फिर जब इन नर्सरीज़ में प्लांट्स बड़े हो जाते हैं थोड़े, उनको फील्ड पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ओके। अब इन फील्ड का प्रिपरेशन ऐसे होता है कि इनको टिल करके रखा जाता है वाटर में, विच मीन्स स्टैंडिंग वाटर में आपका फील्ड रहेगा काफ़ी दिनों तक। फिर जब थोड़े प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। DSR में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप सीधे सीड्स को ज़मीन में डाल सकते हैं, ओके। नाउ अब मैटर आता है हर्बिसाइड्स का। देखिए जो वाटर होता है वो हर्बिसाइड्स की प्रिवेंशन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, वो रोकता है कि वीड्स ग्रोथ ना हो। कैसे ना हो, वाटर है भाई, तो जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है ढंग से, प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं होती हैं उनकी रूट्स, तो वीड्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हाउएवर जो हमारा पैडी प्लांट्स होते हैं उनमें एरेनकाइमा टिश्यूज़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एरेनकाइमा टिश्यूज़ क्या करती हैं कि ये एयर को पेनिट्रेट करने देती हैं और ऐसे ऑक्सीजन मिल जाती है प्लांट्स को। अब DSR में क्या होता है, क्योंकि वाटर तो है नहीं, अब आपका हर्बिसाइड्स तो ग्रोथ होगा, तो इसमें हमको केमिकल हर्बिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। दो तरीके के हर्बिसाइड्स होते हैं, एक होता है प्री इमर्जेंट जो कि हम पहले डालते हैं, इसमें पेंडी मिथाइलिन होता है, और दूसरा होता है पोस्ट इमर्जेंट जो कि सोइंग के 20 to 25 डेज आफ्टर हम एक छिड़काव करते हैं उसका, ओके। तो इसमें होता है बिस्पायरिबैक सोडियम और फिनॉक्सीप्रॉप P ethyl, ओके। दीज आर टू काइंड्स ऑफ हर्बिसाइड्स। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं DSR के? सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि आपका वाटर सेव हो रहा है। आपको जो पहला वाटरिंग करनी है वो 21 दिन बाद करनी है सोइंग के। दूसरी जो हमारी एडवांटेज है वो है लेबर सेविंग की। कोविड-19 पेंडेमिक में एज वी ऑल नो हमारे पास लेबर नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन हो रखा है, लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो लेबर की काफ़ी शॉर्टेज है। दैट्स वाई जो हमारी मेन न्यूज़ है वो यही है कि फार्मर्स को डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के लिए गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, क्योंकि लेबर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। अब लिमिटेशंस क्या हैं DSR के? सबसे पहले हमने देखा कि केमिकल हर्बिसाइड्स हमको यूज़ करने हैं, तो अवेलेबिलिटी मार्केट में इनकी होनी चाहिए, ओके। दूसरा जो हमारा लिमिटेशन है वो है कि सीड रिक्वायरमेंट DSR में काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑन वन हैंड जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको सीड्स चाहिए वो होते हैं 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़, वहीं जो DSR में हमको सीड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़। तीसरा जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो है लेज़र लैंड लेवलिंग। आपका लैंड एकदम लेवल होना चाहिए DSR के लिए, ओके। सो एक और डिसएडवांटेज ये है कि हमको जो बोनी करनी है वो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून में ही करनी है, क्योंकि मानसून आने तक हमारे प्लांट्स बड़े होने चाहिए, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो अगली न्यूज़ है हमारी वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। अब ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट क्या है? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ओके, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, इनने ये रिपोर्ट निकाली है। तो एक न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव सबमिट हुई थी 2013 में, उसके बाद 2014 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया। नाउ इसकी मेजर फाइंडिंग्स ये हैं कि इंडिया अपने सारे टारगेट्स को मिस करने वाला है, ओके। 4 टारगेट्स पे हमारे पास रिपोर्ट है, वो 4 टारगेट्स जिन पे रिपोर्ट है वो कौन कौन से हैं? स्टंटिंग अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन। स्टंटिंग क्या होती है? आपकी हाइट कम है आपके वेट से, ओके। आपका वेट
ज़्यादा है, आपकी हाइट कम है। और वेस्टिंग क्या होती है कि आपकी हाइट ज़्यादा है, आपका वेट कम है। ओके, तो ये दो तरीके के स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की डेफिनेशन है। नाउ पहला जो इंडिकेटर है वो है स्टंटिंग अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन, दूसरा है एनीमिया अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, फिर तीसरा है चाइल्डहुड ओवरवेट एंड एक चौथा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, ये 4 टारगेट्स में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। नाउ जो इस रिपोर्ट में जो डेटा कंपेयर किए गए हैं वो कौन से हैं? 6 टारगेट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2012 में आइडेंटिफाई किए गए थे। ये 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो टारगेट है वो है कि स्टंटिंग को 40% से रिड्यूस करना है अंडर 5 चिल्ड्रन। ओके, सेकेंड टारगेट इज रिड्यूस एनीमिया बाय 50% अमंग वुमेन बिटवीन 19 to 49 ईयर्स, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज। फिर तीसरा टारगेट है 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट। फिर फोर्थ इज ensuring no increase in childhood overweight. The fifth is increasing the rate of exclusive breastfeeding in the first 6 months up to at least 50%. And the sixth and the last target is to reduce and maintain childhood wasting to less than 5%. अब इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है? लेट अस सी दैट। इंडिया ने 2000 से 2016 के बीच अंडरवेट जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं 66% से 58.1%। ओके, हमारा टारगेट क्या था कि हमको 40% रिडक्शन करना है और हमने किए हैं 12 से 14% के बीच। ये डेटा है, ये बॉयज़ के लिए है और ये गर्ल्स के लिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज में 37.9 ऑलमोस्ट 38% आर स्टंटेड एंड 20.8% आर वेस्टेड कंपेयर टू द एशियन एवरेज ऑफ 22.7% एंड 9.4%। ये देखिए हाउ स्टार्क द कॉन्ट्रास्ट इज। यहाँ पे 9.4% एशिया में वेस्टेड हैं और इंडिया में 21% वेस्टेड चिल्ड्रन हैं। तो इंडिया हैज़ डन अ वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस। फिर 1 in 2 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन इंडिया इज़ एनीमिक। ओके, ये हम सब लोग जानते हैं, एनीमिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। फिर द रेट ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी कंटिन्यूज टू राइज एज वी ऑल नो। आप डेटा देख लीजिएगा, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें एक और चीज़ को एम्फेसाइज किया गया था, वो है कि माल न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इनइक्विटी प्रिवलेंस पे। तो जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इनइक्विटी है, जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, वो उतना ज़्यादा पुअरली न्यूट्रिशन देश होगा। ओके, और ये इनइक्विटी काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जोग्राफिक लोकेशन पे, जेंडर पे, एज पे, एथनिसिटी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। नाउ जो अगला टॉपिक है वो है पैलिएटिव केयर। सो व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर? वी ऑल नो पैंडेमिक के टाइम पे आपको सिर्फ फिज़िकल हर्ट नहीं हुआ है बट ऑल्सो इमोशनल सफरिंग काफ़ी है, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी है। हम सारे लोग घर पे काफ़ी टाइम से कैद हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। इमोशनल सफरिंग है ही कि भाई किसी को फैमिली में वो ना हो जाए, एंजाइटी है, ठीक है, सोशल डिस्ट्रेस है और काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी जो सफरिंग है, एक पूरा इसको होलिस्टिक अप्रोच जो है इसके ट्रीटमेंट का, उसको कहते हैं हम पैलिएटिव केयर। तो WHO ने इसको डिफ़ाइन कैसे किया? लेट मी रीड इट आउट। सो इट इज़ एन अप्रोच दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज facing the problems associated with life-threatening illnesses through the prevention and relief of suffering. तो suffering काफ़ी टाइप की हो सकती है, physical, mental, emotional, spiritual, anything. Relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychological and spiritual. Okay, that is the WHO definition. तो basically ये supportive care है, जो कि एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच है कि आपको सिर्फ फिज़िकल पेन नहीं और भी जितने भी पेन्स एंड सफरिंग्स हैं उसको रिलीव करने के लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्किल्ड काउंसलिंग का। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। ओके, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आपको टेक्निकलिटीज़ देखने को मिलेंगी कि प्राइमरी लेवल पे इसको कैसे देखा जाता है, सेकेंडरी लेवल पे कैसे देखा जाता है, टर्शियरी लेवल पे कैसे एड्रेस किया जाता है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ना जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है ICMR ने पार्टिसिपेट किया है ग्लोबल सॉलिडारिटी ट्रायल्स ऑफ WHO। इसमें बेसिकली 4 ड्रग्स का ट्रायल हो रहा है टू टेस्ट द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ दीज 4 ट्रीटमेंट्स फॉर COVID-19। ओके,
सबसे पहली है हमारी हाइड्रोक्लोरोक्वीन, दूसरी है रेमडेसिविर, तीसरी है लोपिनाविर रिटोनाविर और चौथी है लोपिनाविर रिटोनाविर अलॉन्ग विथ इंटरफेरॉन। सो सबसे पहले जो लोपिनाविर रिटोनाविर है वो हमारी HIV में काम करती है। लोपिनाविर रिटोनाविर, दिस इज़ एन ड्रग फॉर HIV केसेस। ओके, रेमडेसिविर जो ड्रग है, हाउएवर ये अप्रूव नहीं की गई है अभी तक कहीं भी, बट इट हैज़ शोन ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इबोला वायरस। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। तो 4 शहर हैं हमारे, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत एंड राजकोट, चारों गुजरात में। इन चारों सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया इनकी टेस्टिंग के लिए। 100 कंट्रीज़ ने टोटल पार्टिसिपेट किया है और उसमें से इंडिया इज़ 1। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अगली न्यूज़ है हमारी, CSIR और आयुष मिनिस्ट्री ने क्लिनिकल ट्रायल्स बिगिन करने वाला है 4 आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए। वो 4 आयुर्वेदिक ड्रग्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ आयुष 64। ओके, आयुष 64 क्या है? ये एंटी मलेरियल ड्रग है और इसने अपनी एफिशिएंसी को प्रूव किया। 1984 में राजस्थान में एक मलेरियल एपिडेमिक फैला था और 1995 में सेम कंडीशंस असम में हुई थी, उसमें आयुष 64 ने काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई थी। नाउ द सेकेंड वन इज़ अश्वगंधा। अश्वगंधा इज़ अ लीफ, रिमेंबर दिस, अश्वगंधा इज़ अ लीफ। सो इट स्ट्रेंथन्स योर इम्यूनिटी अगेंस्ट कोल्ड, कफ एंड वायरल इन्फेक्शंस। ओके, तीसरी जो हमारी ड्रग है वो है गुडुचि प्लस पिपली। दोनों रूट्स हैं, इन दोनों को साथ में टेस्ट किया जा रहा है, गुडुचि प्लस पिपली। तो ये क्या करती हैं? गुडुचि में एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करता है। पिपली विच इज़ ऑल्सो रूट, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल्सो ट्रीट्स अस्थमा। ओके, नाउ जो लास्ट ड्रग है वो हमारी है यष्टि मधु विच इज़ अ स्टेम। ओके, नाउ अब ये स्टेम क्या करती है? सोर थ्रोट में हेल्प करती है, कफ में हेल्प करती है, इसमें अल्सर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसको मुलेठी भी कहते हैं। आपने घरों पे सुना ही होगा, जब भी आपको खांसी आती है तो घर वाले यही बोलते हैं मुलेठी खा लो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट न्यूज़। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। ये मैं आपको इंडेक्स में बताया था कि ये कंडक्ट किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, अब इनने 236 कंट्रीज़ के डेटा को कंपाइल किया है बिटवीन 1990 एंड 2020। इन 30 सालों में फॉरेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये सारा डेटा इनने कंपाइल किया है। तो जो मेन फाइंडिंग है वो ये है कि लार्जेस्ट जो प्रपोर्शन है फॉरेस्ट का वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का है, 45% जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, विच आर फॉलोड बाय द बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट कौन कौन से? बोरियल फॉरेस्ट आपने देखा होगा जो फ्रिजिड जोन्स में होते हैं, ठंडी जगहों पर, जैसे कि Taiga forest is an example of boreal forest, followed by temperate forests and the subtropical forest. इंडिया में subtropical forests हैं। Now the 5 major countries contributing to the forest resources are, anyone's guesses? Brazil, USA, Canada, China and Russia. Okay, of all these continents, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है फॉरेस्ट का। अराउंड 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड वर डिस्ट्रॉयड इन दिस कॉन्टिनेंट between 2000 and 2010. ओके, ना जो हमारी लास्ट न्यूज़ है वो है प्लान टू रिवाइव ब्रोकन इकोनॉमी। ये एक ओपेड है, इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पूरी चरमरा गई है, कुछ बचा ही नहीं है इकोनॉमी में। तो उसका रिवाइवल प्लान क्या होना चाहिए वो इसमें सजेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले बताया कि फूड एंड कैश ट्रांसफर्स आप 7,000 रुपये पर मंथ गरीबों को दीजिए फॉर अ 3 मंथ पीरियड। तो इससे जो लागत आएगी वो होगी अराउंड 3% ऑफ आवर GDP, विच द एडिटोरियल सेज इज़ डूएबल बाय बोरोइंग फ्रॉम द RBI। ओके, सेंटर को बोरो करना चाहिए RBI से और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा ओपेड कहता है। नाउ दूसरा जो सजेशन है वो है चेंजेस इन मनरेगा। एज वी ऑल नो, सारे मजदूर, सारे लेबर्स अपने अपने घर जा चुके हैं और अभी वो वापस नहीं आने वाले। तो ये ओपेड ये कहता है कि जो मनरेगा वर्क है वो उनको मिलना चाहिए, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हमको उनको काम देना पड़ेगा, तभी वो जी सकते हैं। तो अगला जो सजेशन है वो है कि जो 100 डे लिमिट होती है पर हाउस होल्ड की, मतलब इतना आपको 100 दिन का काम मिलता है मनरेगा के अंदर, तो ये लिमिट हटा देनी चाहिए।
ओके, तो अगला जो सजेशन है वो ये है कि बेसिकली एग्रीकल्चरल वर्क होता है और एग्रीकल्चरल वर्क के अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क में एम्प्लॉय किया जाता है मनरेगा में। तो इसके अलावा भी बाकी सारी एंटरप्राइजेज़ में जैसे रूरल एंटरप्राइजेज़ और केयर एक्टिविटीज़ में भी इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए अंडर मनरेगा। ओके, इसमें ये भी कहा गया है कि सिंस हमारी इकोनॉमी काफ़ी कुछ एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर डिपेंड करती है, बेसिकली हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो उसका बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पे, हमें एग्रीकल्चर को बूस्ट देना पड़ेगा। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अर्बन एरियाज़ के लिए सजेशंस हैं कि हमको एमएसएमईज़ को रिवाइव करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि एमएसएमईज़ सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करती हैं इकोनॉमी में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एमएसएमईज़ को रिवाइव करना है। फिर आती है बात अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की, ऐसा सजेशन है। जैसे मनरेगा की लाइन पे मनरेगा रूरल के लिए है, तो ये एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सजेस्ट करता है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज इम्प्लीमेंट करेंगी। ना केयर इकोनॉमी, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिकेट किया है कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। जो भी हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे अभी तक, वो इट इज़ आवर मिस्टेक। तो हमें पब्लिक हेल्थ में और एजुकेशन में काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, और जितनी वैकेंसीज हैं इन सेक्टर्स में वो जल्दी से जल्दी फिल करनी चाहिए, यही इसका सजेशन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला सजेशन है टू इंक्रीज़ पब्लिक रेवेन्यू। इसने क्या बोला है कि आपको 2% वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए ऑन द टॉप 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड 33% ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स। अगर मेरे फादर की प्रॉपर्टी मुझे मिलती है तो उस पर 33% टैक्स लगना चाहिए, ऐसा इस ओपेट का सजेशन है। फिर जो अगला सजेशन है वो है कि हमको एक यूनिटरी टैक्स रेजिम इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ और डोमेस्टिक कंपनीज़ दोनों एक ही रेट पे टैक्स देंगी। अभी तक क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनीज से अलग अलग टैक्स वसूला जाता है, बट दिस सजेस्ट अ यूनिटरी टैक्सेशन। ओके, नाउ अगला जो सजेशन है वो है कि फ्रेश इश्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? ये फिज़िकल करेंसी नहीं होता, ठीक है, इट्स बेसिकली का काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मनी। तो आईएमएफ जो है उसकी जो करेंसी है वो यही है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको एक्सडीआर भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली जो एक्सडीआर है वो 5 करेंसीज से मिला के बनी हुई है। इट्स अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज विच इज़ द यूएस डॉलर, द यूरो, द चाइनीज़ रेमनीबी एंड द जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ओके, तो इन पांचों करेंसीज़ की वैल्यू के बेस पे ही एक्सडीआर की वैल्यू होती है। तो इस आर्टिकल ने सजेस्ट किया है कि फ्रेश इशू होना चाहिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स का, जो कि हमारे फिस्कल स्पेस को सप्लीमेंट कर सके। ओके, यहाँ हमारा ख़त्म होता है आज का करंट अफेयर्स मॉड्यूल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।